बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इमरान याकूब ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम व्यू पॉइंट। मेरे साथ कराची से मौजूद हैं जनाब ज़फ़र हिलाली साहब। हमारी तीसरी साथी समीना पाशा चंद रोज़ की छुट्टियों पे हैं, इसलिए शायद आप उनको चंद दिन तक ना देख सकें। आज के इस प्रोग्राम में वैसे तो बहुत बातें हैं करने को, लेकिन मेन जो इश्यूज़ हैं उन पर हम बात करेंगे सेनेट के हवाले से, सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, फिर उस हवाले से जो वीडियो आई है और जो सैनिटर्स मुंतखब करवाने के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है, मुख्तलिफ सियासी जमातें क्या कर रही हैं। और अब तो बहुत से नाम भी सामने आ गए हैं कि पीपल्स पार्टी ने, PTI ने और मुस्लिम लीग नून ने किस किस खिलाड़ी को मैदान में उतारने का फ़ैसला कर लिया है। इन तमाम हवालों से गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा अताउल्लाह तारर की जो आज गिरफ़्तारी और रिहाई हुई उस पर भी बात करेंगे। और भी बहुत से मौज़ूआत हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हिलाली साहब, आज ये जो आपने देखा हो रहा है सेनेट के जो इलेक्शंस हैं, किस तरह से इसमें जोड़ तोड़ हो रही है, और फिर ख़ास तौर पे वो वीडियो सामने आने के बाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों जिस तरह से अपने अपने खिलाड़ियों के लिए कोशिश कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं ये क्या होगा? क्या अपोजिशन जो है वो तो नहीं मान रही कि हम ओपन बैलेटिंग की तरफ आएँ, लेकिन हुकूमत मज़ीद है कि ओपन बैलेटिंग ही होगी, इसीलिए उसने दो तो सेफ्टी मेजर्स भी कर रखे हैं। एक ये कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया हुआ है, और दूसरा अगर उनको वहाँ से नहीं भी कोई रिलीफ मिलता तो उसके लिए उन्होंने आर्डिनेंस भी जारी कर रखा है। तो आप क्या समझते हैं होगा क्या? इमरान साहब, देखिए, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका ख्याल और सोच में जो हमने देखा है और सुना है, क्या आप समझ सकते हैं कि उस वीडियो के बाद और उसके कमेंट्स के बाद और रिएक्शंस के बाद इस अवाम को कोई थोड़ी भी इज्जत रह गई है ये इंस्टीट्यूशंस के लिए? कुछ भी इज्जत रह गई होगी? और ना सिर्फ सेनेट के लिए मगर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस के लिए, और वो लोग जो उनके अंदर बैठते हैं। आप मुझे बताएं, कभी आपने इतना टोटली डिस्क्रेडिटेड सुना देखा है एक सिस्टम को? हिलाली साहब, और अब आप नहीं, ये भी आप समझिए। अच्छा चलिए, अगर आप ना भी माने या माने या ना माने, मैं एग्जैजुरेट कर रहा हूं। नहीं, मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। मैं आपसे ये मैं 1 मिनट रुक के जवाब दें। मैं आपसे ये और भी कहना चाहता हूं कि क्या आपके ख्याल में कि ऐसे इंस्टीट्यूशन और ऐसे लोगों से उम्मीद रखना, क्या हम समझना कि ये डिलीवर कर सकते हैं? देखिए, अभी आप मुझे बताएं, 20 साल हो गए हैं इमरान साहब, 20 साल हो गए हैं, क्या डिलीवर किया इन्होंने? हिलाली साहब, अगर लूटी वापस आ जाता वही काफी होता। हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि ये कौन सा पहली दफ़ा हो रहा है, मुझे आप ये बताएं। पहली बात तो ये कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उसमें आप देख लें कि शुरू से किस तरह से होता रहा। पहली बात तो ये कि आपने कभी किसी आम आदमी को सेनेटर मुंतखब होते देखा है? ये सियासी जमातों ने किया ही ऐसे। और सबसे बड़ी बात मैं इसकी खराबी ये समझता हूँ कि हमारा ये सियासी निज़ाम जो है, आप देखें कि जब आपको टिकट लेने के लिए पैसे देने पड़े, करोड़ों रुपए खर्च करके, कभी पार्टी फंडिंग के नाम पे, कभी किसी नाम पे आप पैसे देते हैं, उसके बाद आपने जब इलेक्शन लड़ना है असेंबली के लिए तो आपने फिर करोड़ों रुपए खर्च करने हैं। तो ये जो लोग आपको इस वीडियो में पैसे लेते नज़र आए हैं, असल में तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं जो हमने लगाया था वो हमने वसूल करना है। ये तो उनकी वसूली का वक्त होता है। अब देखें कि इससे बड़ा इस सियासी निज़ाम पे इससे बड़ा तमाचा मैं नहीं समझता कि कोई हो, जितना ये एक इनके मुंह पे तमाचा लगा है कि सब कुछ आपके सामने खुल के आ गया है। लेकिन मैं अब अर्ज़ ये करूं कि ये जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, हिलाली साहब आज आप नोट कर लें, इसका भी कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। यहाँ शुगर पे भी कमेटी बनती है, कभी कमीशन बनता है, कभी आटे पे कमीशन बनता है। पाकिस्तान में जो भी कमेटी बनती है असल में वो कमेटी डाल दी जाती है, वो उस पर बतौर चौधरी शुजात साहब मट्टी
पा दो वो मिट्टी डाल दी जाती है। तो मामला ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं नतीजा निकलेगा। अब आपने खुद जो कमेटी बनाई 3 लोग आपने कर दिए, लेकिन साथ ये भी आ गई खबर कि जनाब परवेज़ हटक साहब और असद कैसर साहब, इनके बारे में कोई तहकीकात नहीं होंगी। सर गुजारिश ये है कि आप इसका फोरेंसिक टेस्ट कराएं। जब ये वीडियो सामने आ जाएगी, इसका फोरेंसिक लैब हो जाएगा, आपको नजर आ जाएगा कि हकीकत क्या है, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो हिलाली इन अदर वर्ड्स आप जो मुझे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वाकई कुछ नहीं होगा, और जो मैंने कहा है कि इन पे कोई भरोसा किसी चीज का नहीं रख सकते हैं। अब जो हमने सुना है और देखा है इसके बाद तो यू एग्री विद मी। तो मैं फिर आपको कहता हूं कि हमारा कॉन्वर्सेशन जो है आज, हमारी बातचीत होनी चाहिए कि भाई ये कैसे इन लोगों को ये सिस्टम्स को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। और पहले चीज को हमें रिकग्नाइज ये करना चाहिए कि अगर लोगों को इधर बिठाने हैं तो एक नया सिस्टम चाहिए, और फिर वो लोग जो अंदर आएंगे उनको वेट करके ठीक तरीके से कि कोई पास्ट क्राइम नहीं है, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि बताएगा कि फ्यूचर में भी ये लूटेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे अयूब खान ने किया था, अयूब खान ने आके उनको एब्डो कर दिया था। वो कहने लगा तुम लोग अब सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। मेरा ख्याल में अब वक्त आ गया है कि ये सब जो पुराने खिलाड़ी हैं जो 20 साल से हैं, जो 20 साल से डिलीवर नहीं किया है, उनको अब ये होना चाहिए कि भाई सॉरी यू कैन नॉट डिलीवर। हम एक नेशनल गवर्नमेंट बना रहे हैं, अगर आप चाहते हैं चीफ जस्टिस के तहत बनाएं, 6 महीने 9 महीने हम एक नया सिस्टम डाल रहे हैं, अवाम को डायरेक्टली पूछेंगे थ्रू रेफरेंडम या जो भी हो। हालांकि रेफरेंडम को भी बदनाम कर दिया जियाउल हक ने, मगर थ्रू रेफरेंडम के क्या होना चाहिए, एंड वी विल प्रोसीड। और इन लोगों को कहें सॉरी आपका बहुत टाइम गुजर गया, अब आप इसमें नहीं आ सकते। कुछ तो करें भाई, कुछ उम्मीद तो दें। आप बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो कमेटी बनी है ये। अच्छा अब आप आ जाएं एक्चुअल सवाल जो आपने पूछा था इसके बारे में और जो आपने रिफर भी किया था। हिलाली साहब मैं इस पे थोड़ा सा मैं भी कमेंट कर दूं। गुजारिश ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, पुराने लोगों को निकाल दें, नए लोग ले आए। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको उसमें नए चेहरे भी नजर आएंगे। बात पुराने या चेहरे नए चेहरे की नहीं है, बात यह है कि शुरू से जब हम छोटे छोटे होते थे तो एक नारा होता था कि चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। अब बात यह है कि आप अगर चेहरे जो से मर्जी ले हैं, वो यंग हो या ओल्ड हो, उनको अगर आप उनके अंदर से बेईमानी को ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर ये काम नहीं होगा। आपने अभी वेटिंग की बात की, मुझे अब ये बताएं कि अभी जो नैब ने एक स्पेशल सेल भी बना दिया गया कि नैब में कि जी ये जो सैनिटर हैं इनके हवाले से तहकीकात की जाएंगी और ये देखा जाएगा वो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में हो ये कि एक वफाकी वज़ीर, मैं नाम भी ले देता हूँ, फैसल वाडा साहब, जब उन पे एक केस चल रहा है और वो केस है आपको पता है बिल्कुल ऐसी स्टेज पे कि बड़ी हसास सतह पे पहुँच चुका है। अब अगर वज़ीर आज़म साहब को इस पे ये ख़तरा हो जाए या उनकी टीम को ये ख़तरा हो जाए कि कहीं उनको उस बिना पे नाअहल ना करार दे दिया जाए, तो उनके लिए आपने एक चोर दरवाज़ा तो खोल दिया कि आपने उनकी नामजदगी कर दी सेनेटर के लिए। तो जब आप खुद ऐसे चोर दरवाजे खोलेंगे, हालांकि आप तो नारा लगा के आए थे तमाम चोर दरवाजे बंद करने का, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए दूसरे असूल बनाएंगे, अपने लिए दूसरे असूल बनाएंगे, तो फिर मामला कैसे सही होंगे? कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं वो सही है। आप इसको कह रहे हैं चोर दरवाजा, वो कहेंगे हम वो सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं जो लूप होल है। देखिए एक टैक्स लगता है आप पे, वो टैक्स में एक लूप होल होता है। उस लूप होल को टैक्स वाले आप एक्सप्लॉइट करते हैं कि वो टैक्स आप ना दें। ये हर मुल्क में होता है कि जिधर लॉ में एक कमजोरी है उसको आप यू ट्राई एंड टेक एडवांटेज। ज्यादा देर के लिए नहीं चलेगा, और ये भी इस वाउडा का भी ज्यादा देर के लिए नहीं चलेगा। और मैं मानता हूं कि मॉरली स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन इस लिहाज से कमजोर है, मगर यह कहना कि उनके लोग और खुद वो शरीक था इस किस्म के ब्राइबरी में, वो बिल्कुल गलत था। बिकॉज अगर वो शरीक था तो वो क्यों 20 लोगों को निकालता जिन्होंने इसमें जिनका हाथ था इसमें, और क्यों
कोई भी लीडर जाके किसी को कहे हाँ हाँ रिश्वत बेशक लो और जाके दूसरी पार्टी को वोट दे दो। अरे भाई, अगर रिश्वत लेना है या देना है तो तुम अपने पार्टी को बेनिफिट करना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि रिश्वत आप ले रहे हैं और दूसरी पार्टी को आप बेनिफिट कर रहे हैं और आपकी पार्टी को नुकसान दे रहे हैं। दिस साउंड्स डजंट मेक सेंस। तो मैं यार आप सोचिए तो सही, ये कितना, देखिए इमरान साहब, आप सिंध असेंबली में जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था लास्ट टाइम, आप यकीन कर सकते हैं कि एमक्यूएम के एमपीएस सिंध असेंबली में वो पहुंचे हैं वोट करने सेनेट इलेक्शंस के लिए पीपीपी के गाड़ियों में, माने कि अब वो छुपाते भी नहीं है। हिलाली साहब, और ये भी सोचिए, 6 सीट्स हैं फ्रंटियर में पीपीपी को और 2 सेनेटर्स उनको हो गए, वो तीसरा भी होने वाला था, 1 वोट 2 वोट से रह गया। खुदा के लिए इट्स एम्बैरेसिंग। तो जब बेशर्मी ऐसी होती है, मैं समझता हूं दिस सिस्टम इज फिनिश्ड। बिल्कुल ठीक है हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि आप बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि इमरान खान साहब, हमारे हर दिल अजीज वजीर आजम इमरान खान साहब खुद ज़ाती तौर पे फाइनेंशियली करप्ट नहीं हैं, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन उनके लोग अगर हैं, मुझे आप ये बताएं कि उनके वो साथी जिन्होंने केपी में पैसे लिए, आपने खुद अभी जिक्र किया कि वोट थे 6 और 2 सेनेटर मुंतखब हो गए, 1 जीतते जीतते रह गया। तो वो लोग तो पीटीआई के थे ना जिन्होंने वोट बेचे अपने। अब वो लोग भी तो उनकी जमात से थे। उनमें से एक आदमी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सारी डील स्पीकर हाउस में हुई और असद कैसर साहब वहाँ मौजूद थे। मैं कहता हूँ 100% मान लेते हैं कि ये इल्ज़ाम भी गलत होगा, तो लेकिन इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता है कि असद कैसर साहब के साथ एक मजबूत ग्रुप है, अगर आपने ये किया तो आपकी हुकूमत जो बहुत कम मार्जिन के साथ खड़ी है उसको नुकसान हो सकता है, तो आप उनकी तरफ से आंखें बंद कर लें। तो आप भले खुद पैसे ना लें, अगर ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे या ऐसे लोगों को सज़ा से बचाएंगे तो फिर तो आपके बारे में भी सवालात तो उठेंगे। क्या आप ऐसा नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा हुआ है, उनका जो स्टोरी है अभी हमने पूरा नहीं सुना है। मैं बिफोर आई से कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं उनका वर्जन सुनना चाहता हूँ। मगर मैं ये कह रहा हूं कि इसको तो ये जब आए हैं इमरान खान साहब, इसको तो ये सब तोहफा है। ये तोहफा उनको मिला है इसलिए कि वो पार्टी के लीडर हैं, उनकी मेजॉरिटी बड़ी स्लिम थी और वो जो हैं अब वो गवर्नमेंट को कायम रखने के लिए हर किस्म के जो कानून में गुंजाइश है वो इस्तेमाल करना चाहता है। और कोई जगह ऑब्वियसली कि मॉरली आपका पोजीशन डिफेंसिबल नहीं है। मैं नहीं कहता कि वो बिल्कुल बेगुनाह है, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक्नॉलेज चोर और डाकू जो हमारे पे 20 साल से हमारे ऊपर हैं, उनसे लाख दर्जे बेहतर है। और अगर ये सिस्टम को हम ठीक करें, उनको मदद करते हुए, मैं कहता हूं मैं डेमोन्स्ट्रेशंस, एक आदमी डेमोन्स्ट्रेशंस निकाले ना और कहें कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हम सब जाके उसके साथ खड़े होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप भी आएंगे मेरे साथ, बिकॉज़ इट्स द ट्रूथ। हिलाली साहब, मैं आपकी बात को अगर दुरुस्त मान लेता हूं कि ये उनसे लाख दर्जे बेहतर हैं, तो ये लाख दर्जे बेहतर शख्स जब ये कहता था कि जब वज़ीर आज़म, जब मुल्क में महंगाई बढ़े तो समझ लो वज़ीर आज़म करप्ट है, जब बिजली महंगी हो तो समझ लो वज़ीर आज़म करप्ट है, जब तो मुझे आप ये बताएं कि अब ये ईमानदार वज़ीर आज़म है और बिजली कितनी दफ़ा बढ़ चुकी है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये भी तो आप देखें ना, इस मामले में भी तो फिर जब आप दूसरों पे तनकीद करते हैं तो आपको खुद भी ऐसे कोई करना चाहिए था, अपनी टीम ऐसी डेवलप करनी चाहिए। नहीं, मगर आप मुझे एक बात बताएं, जब बिजली बढ़ी है, तेल की कीमत कम हुई है और बिजली की कीमत बढ़ गई है, या सब्सिडी को बढ़ा दिया है और बिजली की कीमत भी बढ़ गई है? देखिए, फॉर गॉड से कुछ चीजें हैं जो इमरान खान के और कोई भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। मैंने पहले आपको कहा, इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल उनके हाथ में नहीं है, सोने की कीमत उनके हाथ में नहीं है। और हालांकि डॉलर उनके हाथ में थी जब इसहाक डार होता था, वो तो खरबों की डॉलर खरीदता था रुपया से मार्केट में, उसको आर्टिफिशियली कम रखने के लिए वो एक गुनाह था, तबाही मचाई हमारे डेट से वो उस किस्म की हरकत। मगर फिर भी मैं कहता हूं कि ये आदमी
देखिए, इट इज नॉट बिकॉज कि ये चोर है और ये जानबूझ के कुछ कर रहा है, ये कुछ करने बेबस है। प्राइस ऑफ ऑयल गोज अप, ट्रांसपोर्ट गोज अप, टिकट गोज अप, रेल फेयर गोज अप, एयर फेयर गोज अप, अब खाने का आना जाना गोज अप। आपको पता है ना इमरान साहब, खुदा के लिए ये मत कहें कि 5 दफे बढ़ गया है। अरे भाई, आपके कंधे पे मिस्टर हफीज शेख बैठा हुआ है, IMF को उसने वादा किया है कि तुम्हारे साथ जो मेरा एग्रीमेंट है उस पे मैं पूरा उतरूंगा, मैं बिल्कुल वही करूंगा। अगर दे लूज हिज कॉन्फिडेंस, अगर उनका कॉन्फिडेंस ये खो जाए तो बड़ा इंपैक्ट होगा आपके पूरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग पे। थैंक यू वेरी मच हिलाली साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप तो कहते थे कि अगर मुझे IMF के पास जाना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, फिर आप ये नारा ही ना लगाते। उस वक्त तो नारा कौन, आपने तो नहीं था लगाया, उन्होंने लगाया था ना, उन्होंने ये नारा लगाया था कि अगर मुझे IMF के पास जाना पड़ा तो उससे बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूँ। तो फिर आपने आते ही आप IMF के पास भी चले गए। माने इलेक्शनियरिंग में कुछ नहीं कर सकता है, वो कोई पार्डनेबल एग्जैजुरेशन होता है। आप और मैं सब चीज़ जानते हैं, हम समझते हैं कि मैं भी सोचता था यार बस मुझे ये इधर पहुंचने दो और तुम देखो मैं किस किस्म का एम्बेसडर बनूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई सब आदमी ये कहते हैं, कोशिश होती है, नहीं कर पाते। इसका मतलब नहीं है कि एक दफे कह दिया तो उसके साथ फिर दखियानों के जमाने तक उसको याद दिलाओ झूठे झूठे झूठे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ चीजें ऐसे, देखिए इसको एक दिन पावर में नहीं था। बेनजीर भुट्टो को 35 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बन गई पाकिस्तान में, और 3 महीने और 6 महीने के अंदर कहने लगे बेकार है, बकवास है। ये बेचारी बड़ी इंटेलिजेंट औरत थी, बहुत काम करती थी, सीख रही थी, मगर ये तो टाइम ही नहीं देना चाहते हैं। एक दिन में सब चीज उनको हासिल, और जो लोग इधर 20 और 30 साल रहे हैं वो उनका काम ही सिर्फ एक ही चीज था कि लूटो। भाई आई वॉज विथ हर, आई सो है, उसके खिलाफ किस किस्म के इल्जाम नहीं लगते थे। बेचारी कोशिश करती थी, हाँ गलती भी करती थी, कोई ऐसी गलती थी जो काबिल सजा थी, मगर फिर भी पूरी कोशिश की। मोस्टली शी वॉज अ ग्रेट गुड लीडर। हिलाली साहब बिल्कुल ठीक है, हमने तो कभी नहीं कहा कि बीबी ग्रेट लीडर नहीं थी या गुड लीडर नहीं थी। हम तो मानते हैं कि मोहतरमा जो हैं बहुत अच्छी खातून थी और बड़ी अच्छी लीडर थी। लेकिन बात यह है कि सियासत में तो आपको पता है, फिर यहाँ खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इंडिया में, पाकिस्तान में अपोजिशन तो बुनियादी तौर पे चलती ही इल्ज़ामात के सहारे है। उनका तो बुनियादी मकसद ही होता है हुकूमत पे तनकीद करना, और वो उसी को लेके आगे चलते हैं। लेकिन अगर आप अपोजिशन, मगर आप क्यों मदद कर रहे हैं उनको? सुने मेरी बात, आप उनको क्यों सपोर्ट सर मेरी बात सुने। बात यह है कि मेरा काम यहाँ बैठ के जो मैं सच समझता हूँ वो कहना है। सच ये है कि इमरान खान साहब जो उनमें कीड़े निकालते थे, आज वो उन सारी चीज़ें उनकी हुकूमत में भी हैं। अब पौने 3 साल होने को हैं, अब ये टाइम नहीं है, अब ये वो टाइम नहीं है, अब पौने 3 साल होने को, लिहाजा कुछ तो उससे बेहतरी आनी चाहिए ना। अब आनी चाहिए और आएगी और आई है, मगर मैं ये समझता हूं कि कुछ बेहतरी जिस शाख में आप चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप चाहते हैं, मिसाल में कंट्रोल, लिविंग कंट्रोल, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस सब चीज को डोमिनेट करता है ना। आप प्लीज एक दफे मुझे बता दें, प्राइस ऑफ ऑयल अगर बढ़ जाए, क्या चीज है जो उससे इंपैक्ट नहीं हो सकता? अच्छा चलो हिलाली साहब इसको छोड़े, हम इस बात पे वापस आ जाते हैं कि सेनेट के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें अपोजिशन तो चले गेम करने की कोशिश करेगी ना। अपोजिशन तो कोशिश करेगी कि वो ज्यादा सीटें ले या हुकूमत को दबाव में लाए। अब आप ये देखें कि अपोजिशन को आप क्या समझते हैं? मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो PDM की क़यादत कर रहे हैं, और PDM ने की जमातों ने अब अपने अपने कैंडिडेट्स तो दे दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनको इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी ये PDM के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। अब ये देखेंगे, मेरे ख्याल में तो टिपिकल सरदारी सियासत स्टाइल है। वो क्या करेंगे कि वो अब ये, इसको अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो तहरीक अदम इतमाद है उसकी एक रिहर्सल है। वो करना ये चाहेंगे कि इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़रिए से अगर वो 15-20 लोग उसके हुकूमत के तोड़ लेते हैं, अपनी तरफ माइल कर लेते हैं, नाराज़ लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं या उनके कोई इत्तेहादियों से तोड़ जोड़ कर लेते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब कराने में कामयाब हो जाते हैं,
तो फिर उनके लिए तो आप समझिए कि अपोजिशन तो गेन करेगी। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी का जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, उसमें मियां नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को कहा कि जनाब बिल्कुल ठीक है, आप तहरीक अदम इत्मीद अगर लाना चाहते हैं तो आप अपने स्टाइल से काम करें, हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। आपको याद होगा PDM के सरबराही इजलास में आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हमने मुशर्रफ को भी घर भेजा है, आप हमें मौका दें, हम तहरीक अदम इत्मीद खुद लाएंगे। आप क्या समझते हैं, अब ये क्या खिचड़ी पकेगी? ये बिल्कुल सीधी सादी बात है जो 1 मिनट में ये ख़त्म हो सकती है अगर आप ओपन वोट करते। अगर आप सीक्रेट वोट करेंगे ना तो फिर पैसे चलेगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि गवर्नमेंट के पास प्रिंटिंग प्रेस है, उतने पैसे वो छाप सकती है जो किसी और के पास नहीं हो सकता है। क्या आप उस पर नाराज, आप कहते हैं वो नाराज होंगे? ये कोई साइन है कि ये नाराज है इसलिए वो वोट कर रहा है जिलानी के लिए? वो नाराज नहीं है, वो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं, या और कोई ऑफर भी नहीं कर रहा है तो इनसे पैसे लेके वोट देगा। भाई वो जो 20 लोग वापस निकाले जो गए हैं वो फ्रंटियर KP में, उन्होंने क्या कहा? कहने लगा यार 7-8 करोड़ लेके हम चले गए, 7-8 करोड़ लेके 1 साल पॉलिटिक्स में जबरदस्त। कौन सी नौकरी में 7-8 करोड़ आपको मिलेगा? तो अगर इमरान खान ने भी कहा कि ये इन्होंने ये शुरू हो गए कि इस किस्म के, तो ठीक है, तो मैं भी पैसे प्रिंट करो पैसे। चले हिलाली साहब, खत्म है। चले हिलाली साहब, जरदारी साहब के बारे में एक छोटा सा आपको मशवरा, मैं किसी ने कहा जरदारी साहब को कि सुना ये है जोक है या एक्चुअली ट्रू है, मेरे ख्याल में इस पर कुछ सच है। कियानी साहब जो आर्मी चीफ होते थे, एक दिन उन्होंने जरदारी साहब को कहा कि मैं चाहता हूँ ख़ास तौर वो हमारे जवान जो डेंजरस एरियाज़ पे लड़ रहे हैं, वज़ीरिस्तान, नीफा, फाटा, ये वो उस वक्त के, तो अब मैं समझता हूँ उनको 30% ज़्यादा देना चाहिए तनख्वाह। तो जरदारी साहब ने कहा नहीं, 100%। तो वो बड़े खुश हुए, 2-4 दफ़े और सलूट किया उनको, और कहने लगे मगर ये फाइनेंस मिनिस्टर पूछ रहे हैं पैसे किधर से आएंगे? तो सुना है जरदारी साहब ने कहा प्रिंट इट। बिल्कुल। अच्छा हिलाली साहब, अभी हमने ब्रेक लेना है और नाज़रीन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अब आगे क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेगी और PDM की सियासत किस रुख जाएगी। स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। गुज़श्ता कई रोज़ से ये सुनने में आ रही हैं खबरें कि जी मौलाना फजलुर रहमान, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के आपस में टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं, ये एक दूसरे से बहुत से जो है बातें कर रहे हैं, और PDM जो है वो नई हिकमत अमली अपना रही है। PDM जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए उसने फ़ैसले कर रही है। असल में ये क्या कर रहे हैं, फ़ैसले कर क्या लिए हैं? तो ज़राए के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, इन तीनों रहनुमाओं की आपस में जो गुफ्तगू हुई है उसमें यह तय पाया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को एक तो फ्री हैंड दिया गया है कि वो अपने नंबर्स पूरे करें, और अगर वो नंबर्स पूरे कर लेते हैं तो फिर वो तहरीक अदम इत्मीद लाएँ और PDM की तमाम जमातें उनके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने इस बात को इस तरह से भी मशरूत तौर पे इस्तीफ़ों के ऑप्शन पे रजामंदी का इजहार किया कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम इत्मीद कामयाब करवाने में कामयाब नहीं होती, यानी उसको नाकामी होती है तहरीक अदम इत्मीद की सूरत में, तो फिर वो ऑप्शन पे गौर करेगी कि जनाब हम इस्तीफ़े दे दें, और वो इस्तीफ़ों के लिए रजामंदी का इजहार उन्होंने किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि PDM की क़यादत ने यह फ़ैसला किया है कि सेनेट इलेक्शंस के फौरी बाद एक बार फिर सरबराही इजलास बुलाया जाएगा, और उसमें ये तमाम फ़ैसले किए जाएंगे कि आया लॉन्ग मार्च कब करना है, लॉन्ग मार्च के अलावा धरना देना है या नहीं देना, और फिर सबसे बढ़ के ये कि असम्बलियों से इस्तीफ़े उस लॉन्ग मार्च से पहले देने हैं या बाद में। ये सारी चीज़ें हैं जो PDM के इन तीनों रहनुमाओं ने आपस में ना सिर्फ टेलीफोन पे गुफ्तगू के दौरान बातें की हैं, बल्कि दूसरे जो उनके दीगर जमातों के सरबराह हैं उनसे भी उन्होंने ये जिक्र किया। तो हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं PDM की ये स्ट्रेटजी जो नई सामने आई है, इसमें उन्हें कामयाबी होगी या पहले की तरह अब भी ठुस हो जाएगा काम?
बिल्कुल 100% ठोस हो जाएगा। आप मुझे बताएं इमरान साहब, आप एक सवाल का जवाब दें। ये ओपन इलेक्शंस होने हैं ना, इसलिए गवर्नमेंट ने तो क्या ऑर्डिनेंस तो है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को रद्द नहीं करना है इलेक्शन के पहले। क्या आपका ख्याल है करेंगे? देखेंगे तो अब अदालत का बारे में मैं ख्याल तो नहीं जाहिर कर सकता, लेकिन अदालत कर भी सकती है रद्द। नहीं, अगर ये अदालत ने इसको रद्द नहीं किया और नहीं करेगी, मेरे ख्याल में वो कहेगी ठीक है, ये ऑर्डिनेंस से इन्होंने काम किया है, ये गलत बात नहीं है, हम नहीं समझते हैं कि ये कोई खिलाफ वर्जी है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए कि हमें पता है उस वीडियो ने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि अगर सीक्रेट वोट हो तो पैसे चलेगा, और वो प्रूव हो गया है। तो अगर उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने कहा हम इसको ठीक ठाक सोच के फैसला करेंगे बाद में, तो इसके माने ये सेनेट इलेक्शंस में ओपन वोटिंग जब होगी तो मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट के पास है, तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट की होगी। उसके बाद मैं कहता हूं लॉन्ग मार्च वैसे कामयाब नहीं होगा, मगर अगर लॉन्ग मार्च कामयाब कर दें, इनके पास किधर है भाई वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए? कैसे होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? वो भी पैसे चलाएंगे फिर क्या? हिलाली साहब मैं दोबारा मैं आपको बताऊं, हिलाली साहब मैं जरा दोबारा अपनी बात दोहरा दूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम तो इस मफरूज़े पे बात कर रहे हैं ना कि अगर ओपन बैलेटिंग नहीं होती, अगर इसी तरह से सीक्रेट वोटिंग होती, और फिर आप एक बात ज़हन में रखें कि पंजाब से जो पीपल्स पार्टी के पीटीआई के एक एमपीए खुरम लगारी जिन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है, उन्होंने ये भी कहा कि जी मज़ीद 8 लोग हैं जो अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। तो क्या वाकई है? और यहाँ एक बात मज़ीद जो अहम है उस हवाले से कि आज हमारे वाकफ़ान आल के मुताबिक जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज क्योंकि लाहौर के दौरे पे थे, उनकी जो एक्सक्लूसिव मुलाकात हुई है हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब के साथ, उस मुलाकात में उन्होंने ख़ास तौर पे उनको ये टास्क दिया है कि कम से कम सेनेट के इलेक्शन तक कोई भी एमपीए ऐसा नहीं, पीटीआई का कोई मेंबर ऐसा नहीं जो पीटीआई को छोड़ के जाने की बात करे। उन्होंने उस्मान बुज़दार की ये ड्यूटी लगाई है कि आप खुद एमपीए से राब्ते करें, अपने साथियों के ज़रिए करें, कैबिनेट को एक्टिव करें, लेकिन नाराज़ जितने लोग हैं उनको मनाएं, किसी तौर भी कोई बंदा नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो आप नहीं समझते कोई ना कोई दबाव मौजूद है? बिल्कुल मौजूद होगा, और वो मौजूद होना चाहिए, इसलिए वो अपने कीमत बढ़ाना चाहते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि पैसे, वो कहते हैं कि भाई तुमने मुझे लिफ्ट ही नहीं दिया, 10 मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम लोग करते नहीं हो, करो, नहीं करोगे तो हो देखो मैं क्या करता हूं। इस किस्म की जो होता है ये तो इनेविटेबल है इस हमारे सिस्टम में, इस बेकार सिस्टम में ये तो इनेविटेबल है कि आप ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, और ब्लैकमेल होगा। मगर सोचने की बात यह है कि क्या आपके ख्याल में आसिफ अली जरदारी सिंध की हुकूमत छोड़ देगा इसलिए कि वो उसके ख्याल में ये मूवमेंट जो है लॉन्ग मार्च ठीक था, लिहाजा अब ये है वक्त? उसको क्या गारंटी है कि उसके रेजिग्नेशंस के बाद मज़े से ये गवर्नमेंट अपनी पूरी टर्म ना कंप्लीट करें? मैं तो कहता हूं करो रेजिग्नेशन और ये अपने टर्म कंप्लीट करेगी, क्यों नहीं? कौन है उसको मदद करने के लिए? और अगर है तो बताएं, और अगर है तो हमें पता चलेगा, और वो नहीं है मेरे अपने ख्याल में, इट्स एन असेसमेंट। तो मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों पे हमें फिक्र करना चाहिए। जरदारी साहब अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे कम वॉट में, जब तक उनको डबल श्योर लिख के आप ना दें कि ये होगा, उसके बाद ही विल नॉट लीव द गद्दी। नहीं, लेकिन हिलाली साहब मुझे आप ये बताएं कि जब अगर ये सब लोग इस्तीफे दे देते हैं तो क्या हुकूमत तैयार है फौरी तौर पे इतने बड़े लेवल पे ज़िमनी इलेक्शन करवाने में? अभी यहाँ तो आप देखें एक ज़िमनी इलेक्शन होता है, अभी NA75 की मिसाल ले लें कि यहाँ पे डस्का में सियालकोट की एक सीट है जिस पे ये इलेक्शन हो रहा है। पहले उस्मान डार साहब को कहा गया कि जी आप मावने खुसूसियाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किस हैसियत में वहाँ कंपेन कर रहे हैं। फिर आज वहाँ पे जो शो हुआ हुकूमत की, तो देखें ना, बौखलाहट देखें कि वहाँ पे अताउल्लाह तारर को गिरफ़्तार करने की क्या ज़रूरत थी। फिर आपने गिरफ़्तार भी किया और फौरी छोड़ भी दिया।
अब यहाँ पे मावन खुसूसी जो हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनका कहना ये है कि जी वो इसलिए छोड़ दिया कि वो हमने तो गिरफ्तार ही नहीं था किया, वो तो ज़बरदस्ती कूद के गाड़ी में बैठ गए थे। हिलाली साहब मुझे आप ये बताएं, इस तरह से होता है? ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? बस इसी तरीके से जब 16 सीट की ज़रूरत है और आपके पास सिर्फ 6 सीट्स होते हैं, आप 2 सीट्स नहीं 3 ले लेते हैं। इसी तरीके से देखिए, ये सब छोड़ें, इस किस्म की हम सब जानते हैं, ये दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टफ दैट गोज़ ऑन। मगर मेरे अपने ख्याल में ये जो लॉन्ग मार्च है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। आई मीन जैसा भी है, ये तो इनका हर जलसा सक्सेसफुल है, मगर हमें पता चला कि लाहौर का जलसा वाज अ मैग्निफिसेंट फेलियर, सो मच सो के भुस्सी निकल गया उनका। उसके बाद ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमारे लोग कहते हैं कि यार वो ये क्या फरिश्ते बैठे हुए हैं कि इमरान खान को अपनी टर्म के पहले उसको मार ताड़ के निकाल दो और इनको ले आओ। आखिर इनका क्या रेप्यूटेशन है? इन्होंने क्या किया 20 साल में? बताएं तो सही, इनके खिलाफ केसेस के अलावा क्या है? आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। और इन लोग की बड़ी गलती होगी, और मैं नहीं समझता इतने दिल इन देयर हार्ट्स ये ऐसे समझते हैं कि ये वापस आएंगे। नॉट एट ऑल। हिलाली साहब, अपोजिशन तो ये भी कहती है कि ये जो वीडियो स्कैंडल है असल में तो ये पीटीआई के अपने लोग हैं। इसमें देखें पीटीआई के लोग देखें, और मौलाना फजलुर रहमान ने, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा अगर वो शॉर्ट चिला दे कि मौलाना फजलुर रहमान देखिए उनके बारे में क्या कह रहे हैं। तो उनके अपने लोगों की है, तो जो गंद उनके अपने यहाँ है, खुदा के लिए अपना गंद अपने मुंह पर मले, वो अपना गंद दूसरों के मुंह पे ना मले। हमारा दामन साफ है। देखिए मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारा दामन तो साफ है, ये उनका अपना गंद है तो अपने मुंह पर मले। आप क्या समझते हैं कि इससे क्या नतीजा निकलता है? जीरो, जिल्च, नथिंग। हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह हैं, उनकी बात की एक अहमियत है कि जमीयत उलमा इस्लाम का अपना एक वोट बैंक है, अपना एक हल, और पीडीएम के सरबराह की हैसियत से जब अगर वो कोई बयान देते हैं तो हमारे लिए, हमने तो सबकी राय का एहतराम करना है। हमारा तो काम ही ये है कि हम अपोजिशन की राय हो या हुकूमती, वो मौक़िफ़ पेश करें। अब वो तो ये कहते हैं इनके अपने लोग हैं, इनका अपना गंद है, तो क्या तो वो ठीक रहे ना एक तरह से कि पीटीआई के लोग ही पैसे ले रहे हैं? पीटीआई के लोग, देखिए लेना और देना, आई एम सॉरी, ज़रूर लिया होगा पीटीआई के लोगों ने। किसका कसूर है? वो जो ऑफर करता है या वो जो लेता है? आप मुझे बताएं। दोनों का कसूर। वो जो गाड़ी में लोग बैठते हैं और फ़ोन करते हैं, पुलिस वाला बेचारा आता है, उनको कहने तो आप फ़ोन पे बात कर रहे थे और गाड़ी चला रहे थे, वो बात करते करते एक 500 रुपया का नोट बाहर रखता है, वो किसका कसूर है? वो बेचारे पुलिस वाले का कसूर है कि इनका कसूर है? ये बड़े लाट साहब जो लैंड क्रूज़र में बैठ के पुलिस वाले को वो फ़ोन नीचे ही नहीं रखते हैं, उसको बस 500 रुपया पकड़ाते हैं और कहते हैं, बस समझते हैं दैट्स हिज वर्थ। आई एम सॉरी, मैं तो समझता हूँ दोनों का कसूर है। चीन की तारीख देख लें आप, कैसे इन लोगों ने आके उसको साफ किया, पर 2-4 दफे कुछ लोगों को टांगे तो फिर वो साफ होंगे, ठीक होंगे। इधर तो सजा ही नहीं है, इधर तो रिवॉर्ड है। जो लोग हमारे सरबराह हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज पे, उनको पार्टी लीडरशिप, इज्जत, गार्ड ऑफ ऑनर, प्राइम मिनिस्टरशिप 2-3 दफे, ये सदरशिप, ये तो उनको मिलता है इसलिए कि बेईमान है। चले हिलाली और साहब, आप पूछ रहे हैं कि हम सब ठीक हो जाएं। हिलाली साहब, बात यह है कि हुक्मरान ठीक होंगे तो आवाम ठीक होगी, अगर हुक्मरान खुद ठीक नहीं होंगे तो आवाम कैसे ठीक होगी? चलें इस पे बात बाद में अब जारी रहेगी मजीद भी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस हवाले से कि ये जो खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने प्राइवेट कंपनीज़ को इजाज़त देने का फ़ैसला कर दिया कि कोई भी प्राइवेट कंपनी कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान में मंगवा सकेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, खबर ये आई है कि हुकूमत ने यह फ़ैसला कर दिया है कि अब प्राइवेट कंपनी जो है, निजी कंपनीज़, वो भी वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान में मंगवा सकेंगी। ड्रैप इस सारे अमल की निगरानी भी करेगा, इसकी ख़रीदारी से लेके उन्होंने कहा है कि इसकी तरसील तक सब की कड़ी निगरानी की जाएगी। लेकिन देखना ये कि क्या ड्रैप इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकेगा,
क्या प्राइवेट जब कंपनीज मंगवाएंगी तो एक गरीब आदमी की पहुंच में ये रहेगी? क्या एक गरीब आदमी, एक सफ़ेदपोश आदमी भी ये वैक्सीन ख़रीद सकेगा? या तो ये अमल होना कि इसमें एक फ़िक्स कर दिया जाए हुकूमत की तरफ से, ड्रैप की तरफ से, कि कोई भी कंपनी इस वैक्सीन पे 10% से या 12% से ज़्यादा मुनाफा नहीं ले सकती। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं? वैसे तो मुझे लगता है कि हुकूमत को आपकी तजवीज़ के पसंद आ गई थी कि प्राइवेट लोगों को भी ये वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त दी जाए। चलिए, अच्छी बात है, अब इजाज़त मिल गई, लेकिन इसका कोई ऐसा अमल भी तो होना चाहिए कि जिसके ज़रिए से इसमें लूट मार शुरू ना हो जाए, बल्कि एक जो मुनाफे की रेशो है वो इस तरह से हो, उसकी शरह के बहुत ज़्यादा मुनाफा इस पर ना कमाया जा सके। देखिए, मुनाफा का मैं इतना नहीं जानता, इसलिए कि अगर एक दफ़े आप कोई चीज़ प्राइवेट वालों के हाथ में दे दें तो फिर आप उन पे लेजिस्लेट क्या करें, माने उनको क्या कहेंगे कि ज़्यादा मुनाफा ना कमाओ? वो कहेगा भाई हम ज़बरदस्ती तो नहीं दे रहे हैं ना किसी को, जो लेना है वो आके ले ले और ये कीमत हमारा है, ये हमारा हक बनता है, बकौल वो कहेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरीके से वेरी गुड स्टेप, बड़ा अच्छा स्टेप है ये, इसलिए गवर्नमेंट सब चीज़ सब लोगों के लिए केटर नहीं कर सकता। वो एक स्पेशल क्लासेस के लिए करते हैं, उसके बाद लोग रह जाते हैं, फिर बाद में कमी हो जाती है। गवर्नमेंट को ये अच्छी बात है, सब जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर, कभी कभी प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए उनको आना चाहिए, मगर एक शर्त पे, वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर मॉनिटरिंग कमिटीज़ को भी बनाए, कमिटी नहीं, मॉनिटरिंग कंपनीज़ को भी बनाए, वो भी इजाज़त दें कि जो आदमी, जो वैक्सीन इधर आएगा, एक प्राइवेट सेक्टर में एक मॉनिटरिंग बॉडी होगी जो कहेगा कि हर क्या कहते हैं वो, एवरीथिंग प्रोसीजरली उन्होंने उस राइट टेम्परेचर पे रखा है, सही जगह रखा है, हमने इसको बार बार देख के हम तुम्हारे को ये देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि ये जो है ये इनफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव है, वैसा ही है जैसे होना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता इनफेक्टिव हो, अगर खुदा ना खास्ता बिल्कुल बेकार हो और फिर लोगों पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो, तो फिर बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा। हिलाली साहब, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन मेरा मौक़िफ़ यही है कि हुकूमत को वाले से ऐसा मैकेनिज्म ज़रूर बनाना चाहिए कि निजी कंपनियां मुंह मांगे दाम जो हैं वो ना लें और उनको एक बहुत ज़्यादा मुनाफा इससे ना कमाएं, बल्कि जिस तरह से डेंगू में आपको याद होगा कि यहाँ पे पंजाब में शहबाज शरीफ ने उस वक्त किया था कि अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को और लेबॉर्ट्रीज़ को भी पाबंद कर दिया था कि डेंगू का टेस्ट आप इतने पैसे से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उस तरह का कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए जिसमें एक गरीब आदमी भी ये वैक्सीन का फ़ायदा उठा सके। नाज़रीन, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।